ट्राइएंगल्स, अंग्रेजी में कहते हैं अपन ट्राइएंगल, ठीक है, और हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज, त्रिभुज अपने नाम से स्पष्ट कर रहा है क्या? त्रि मतलब तीन और भुज का मतलब भुजाएं। तो सबसे पहले तो मैं ये पता होना चाहिए कि ये ट्राइएंगल होता क्या है। अंग्रेजी में भी इसका सेम अर्थ है। अंग्रेजी में ट्राई का मतलब तीन होता है और एंगल का मतलब क्या होता है? कोण, जिसमें तीन कोण होते हैं। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। सब जानते हो ना अच्छे से? तीन भुजाओं से कोई सी भी घिरी हुई बंद आकृति है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। अब एक त्रिभुज के अवयव कौन कौन से होते हैं? यहां इस त्रिभुज को मैं नाम दे सकता हूं ए बी सी। जिन बिंदुओं पर हमने नाम दिया वो क्या कहलाते हैं त्रिभुज के? इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं त्रिभुज का? इनको बोलते हैं त्रिभुज का शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। तो त्रिभुज में कितने शीर्ष है? त्रिभुज में तीन शीर्ष है। कौन कौन से हैं? एक शीर्ष ए है, एक शीर्ष बी है और एक शीर्ष सी है, ठीक है। त्रिभुज में कितने शीर्ष हैं? तीन। और यहां ये तीनों शीर्ष हैं, ए बी और सी। इन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, जैसे कि ये ए है और ये बी है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो ये दूरी है, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, उस दूरी को क्या कहते हैं? त्रिभुज के दो शीर्षों के बीच की जो दूरी है उस दूरी को क्या कहते हैं? भुजा। क्या कहते हैं? भुजा। त्रिभुज की भुजा कहते हैं। तो इस त्रिभुज की भुजा का नाम क्या बोलेंगे भाई हम? इस भुजा को क्या बोलेंगे? कि ये भुजा ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक जा रही है, तो हम इस भुजा को बोल सकते हैं ए बी। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये भुजा बी से लेकर कहां तक जा रही है? ए तक। तो इसका नाम हम बी ए भी बोल सकते हैं। ए बी भी बोल सकते हैं और बी ए भी बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या बोला जाता है? ए बी। ए बी क्यों बोला जाता है? क्योंकि बोलने में हमें सीधा लगता है। ए बी सी डी में पहले ए बी सी डी या बी ए सी डी। अगर तुमसे कहे तो तुम्हें ए बी सी डी आती है क्या, तुम ऐसा थोड़ी बोलोगे कि तुम्हें बी ए सी डी आती है क्या? बोलोगे तो अटपटा लगेगा ना। केवल इसलिए इसका नाम हम बीए बोलते नहीं हैं, बोलते हैं ए बी। चलन में ए बी है क्योंकि वो एक निश्चित क्रम में आता है, इसलिए वो अच्छा लगता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका नाम बीए नहीं है, जी हाँ बीए भी है, इसको बीए भी बोला जा सकता है, ठीक है ना। अगर हम बोल रहे हैं तो वो गलत नहीं होगा। तो ठीक है, ये बात आपके समझ में आई कि यहां इसका नाम हम ए बी भी बोल सकते हैं और इसको बी ए भी बोल सकते हैं। तो यहां पर ये भी एक भुजा है, ये भी बिंदु बी से लेकर सी तक की क्या होगा? ये एक भुजा। तो इस भुजा का नाम क्या होगा? इस भुजा का नाम बीसी होगा। शाबाश। और ये कहां से कहां तक हो गई? यहां से लेकर ये यहां तक की जो लंबाई है बिंदु बी की, बिंदु बी सी से जो दूरी है, बिंदु बी की बिंदु सी से जो दूरी है वह त्रिभुज की भुजा है, और उस भुजा का नाम हम बोलेंगे बीसी। यानी बी से लेकर सी तक की जो लंबाई है उसी को हम त्रिभुज की भुजा बोलते हैं, उसका नाम बीसी। और कभी आवश्यकता पड़े तो हम इसको सी बी भी बोल सकते हैं। समझना तो है ही ना भाई, उच्चारण में हम वही नाम लेंगे जो हमें अच्छा लगता है, तो इसलिए हम बीसी बोलेंगे। और इस भुजा का नाम क्या हो गया? इस भुजा का नाम एसी। इसको हम सीए भी बोल सकते हैं, तो ये भुजा सीए है, तो ये भी बोल देंगे तो गलत नहीं होगा। ये बात सबको पता है भाई। जब हम त्रिभुज को पढ़ रहे हैं तो कम से कम त्रिभुज का परिचय तो होना चाहिए, और ये त्रिभुज का परिचय तो हम 6-7 क्लास में लेते हैं, और आप सबको पता भी है, जैसा कि आप मुझे बता रहे हो, तो सबको ये चीजें समझ में आती है। तो त्रिभुज में आपने अब तक दो चीजें देखी। एक तो त्रिभुज में शीर्ष होते हैं, कितने होते हैं? 3, और उनका नाम क्या है? ए बी और सी। ये 3 शीर्ष है। इन तीनों बिंदुओं को हम क्या बोलेंगे? शीर्ष बोलेंगे। अच्छा, इसके बाद भुजाओं की बात हमने की, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? 3। एक त्रिभुज में, क्योंकि त्रि मतलब 3, भुज मतलब भुजाएं, तो ऐसी बंद आकृति जिसमें 3 भुजाएं होती है उसको हम त्रिभुज बोलते हैं। तो यानी कि इसमें 3 भुजाएं होती है। अच्छा, त्रिभुज में शीर्ष और भुजाओं के अलावा भी कुछ होता है क्या? कोई और भी अवयव है? देखो, जहां 2 भुजाएं मिलती है वहां कोण बनते हैं। जहां 2 भुजाएं मिलती है वहां क्या बनते हैं? कोण। कैसे होते हैं?
ये कोण ही है, दो भुजाओं से इस तरह से कोण बनता है। ये कोण बन रहा है, यानी एक बिंदु से अगर दो किरण निकलती है तो कोण की रचना होती है। और ये सारी कोणों के बारे में अपन ने बात की थी इससे पहले वाले चैप्टर में, लाइंस एंड एंगल, कोण एवं रेखाएं की थी ना उसमें बात। तो सारे कोणों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां कोण कितने हैं इस त्रिभुज में? इस त्रिभुज में हमारे पास 3 कोण है। चलो मैं यहाँ पर थोड़ा कचरा हो गया तो थोड़ा आगे चलते हैं और दूसरा त्रिभुज लेते हैं। ये एक त्रिभुज हमने ले लिया। इस त्रिभुज में इसका नाम हमने क्या दिया था? ए। ये क्या था? बी। और ये क्या था? सी। वेरी गुड। अब यहाँ पर कोण कितने हैं? देखो, दो भुजाओं से ये वाला कोण बन रहा है। चलो साथ के साथ आप मुझे ये भी बता दीजिए कि इस कोण को कौन सी दो भुजाएं बना रही है? कौन सी दो भुजाओं से मिलकर ये कोण बन रहा है? कौन कौन सी भुजा? बीसी से। ये बीसी इस कोण का निर्माण कहां कर रही है? एसी और एसी। ये कोण, एक तो ये वाली भुजा इससे मिल रही है और एक ये वाली भुजा, मतलब ये दो किरणें निकल रही है। मैंने अभी कहा था ना आपसे, एक बिंदु से दो किरणें निकलती है तो कोण की रचना करती है। तो इन दोनों के द्वारा कोण बनता है। तो जब ये कोण बिंदु ए पर बन रहा है तो कौन सी दो भुजाएं हैं जो कोण का निर्माण कर रही है? एसी और एसी। एक तो आपकी एसी हो गई और एक आपकी एबी हो गई। तो ये एबी और एसी दोनों मिलकर इस कोण का निर्माण कर रही है। देखो, आपको ये भी पता होना चाहिए कोण में, आपने लाइंस और एंगल चैप्टर में कोण को ढंग से नहीं समझा, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो पहले ये जरूरी है कि हम कोण के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लें, और मैं आपको भी बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आपने पहले नहीं समझा तो। ये कोण हो गया ए, एक तो भुजा ए बी और एक भुजा ए सी, इन दोनों भुजाओं से मिलकर इस कोण का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब अगर बात करूं कि यहां देखिए, यहां भी एक कोण का निर्माण हो रहा है। इस कोण का नाम क्या है? या इस कोण को अगर हम देखें कि ये कोण किन दो भुजाओं से मिलकर बना है, तो बताइए कौन सी दो भुजाओं से मिलकर ये कोण बना है? एक तो ए बी और एक बी सी, बिल्कुल सही। एक तो ये वाली भुजा है और एक ये वाली भुजा है, इन दोनों भुजाओं ने मिलकर इस कोण का निर्माण किया है, ठीक। अब एक तीसरा कोण और यहां बन रहा है, वो कोण का है? इस कोण का निर्माण कौन सी दो भुजाएं कर रही है? इस कोण का निर्माण एक तो एसी कर रही है और एक बीसी कर रही है। यहां ये एबी इसका निर्माण नहीं कर रही है, यहां एबी इसका निर्माण नहीं कर रही है, ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा, इन कोणों का नाम क्या देंगे? देखो, पहली चीज, कोण जो बन रहा है वो त्रिभुज के किसी न किसी शीर्ष पे बन रहा है। बताओ, शीर्ष पे बन रहा है या भुजा पर बन रहा है कोण? शीर्ष, किसी न किसी शीर्ष पर। इस बिंदु पर ही तो कोण का निर्माण हुआ है। यहां भी इस बिंदु पर कोण का निर्माण हुआ है और यहां भी इस बिंदु पर कोण का निर्माण हुआ है। साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि इस भुजा बीसी के बिंदु बी पर भी कोण बना है और बिंदु सी पर भी कोण बना है। दो अलग अलग कोण बने हुए इस भुजा बीसी पर। इसी प्रकार से एसी पर, एसी के बिंदु ए पर भी कोण बना है और एसी के बिंदु सी पर भी एक कोण बना हुआ है। क्लियर? अब यहां इन कोणों को हम नाम देते हैं। भाई, कोण का नाम कैसे लिखेंगे आप? तो ये भी आपको याद होगा कि कोण का नाम कैसे लिखा जाता है। आप सिंपली कह दोगे कि हाँ सर हमें याद है, इसको कहेंगे कोण ए, इसको कहेंगे कोण बी और इसको कहेंगे कोण सी। पता है सबको आपको? वेरी गुड। अच्छा, क्या यही कह सकते हैं या इनका कोई और भी नाम लिख सकते हैं हम? इनको किसी और प्रकार से भी प्रेजेंट कर सकते हैं क्या हम कोण को? क्या, मुझे आप बताइए, इस ए का हम क्या नाम दे सकते हैं? इस कोण ए, ये रहा कोण आपका ए, इस कोण को हम क्या नाम दे सकते हैं? और दूसरा कोण बीएसी। शाबाश, कोण बीएसी। ये नाम हमने कैसे दिया? देखिए, ये कोण ए है, ठीक है, ये कोण दो भुजाओं से मिलकर बन रहा है। कौन सी दो भुजाओं से मिलकर बन रहा है? एक तो एबी से और एक एसी से। इन दो भुजाओं से मिलकर ये कोण बन रहा है। यानी कि इस बिंदु से अगर हम शुरू करें, इस बिंदु से शुरू करें और इस बिंदु तक पहुंचे तो बीच में कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो जिस बिंदु पे कोण बनता है वो तो कहां आएगा? बीच में। और जहां से आपने शुरू किया उसका नाम लिख दीजिए। बिंदु बी से हमने शुरू किया इसलिए बी का भी नाम आ गया, और खत्म कहां किया? सी पर, इसलिए सी का भी नाम आ गया। तो इस कोण का नाम हम क्या बोल देंगे? बीएसी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण CAD,
CAB। हर बार इन दोनों ही कंडीशन में आप देख रहे हो कि जिस शीर्ष पर कोण बनता है, जिस शीर्ष पर कोण बनता है वो कहां बैठता है? आके बीच में बैठता है। यहां भी देख लो, यहां भी देख लो। समझ में आ गई ये बात? चलो वेरी गुड। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो अब आप मुझे बताइए कि कोण बी के और क्या नाम लिखे जा सकते हैं? देखिए इस कोण का नाम कोई एक बताया, आप में से कोई एक बताए। ABC बिल्कुल सही, क्योंकि बिंदु बी पर कोण बन रहा है तो ये दो भुजाओं द्वारा बन रहा है, तो आप एक साइड से शुरू कर सकते हैं। ABC, शाबाश बेटा, बिल्कुल सही बताया आपने, ABC। और इसका दूसरा नाम हम क्या लिख सकते हैं? CBA। वेरी गुड, दूसरा नाम हम लिख सकते हैं CBA। अब इसी प्रकार से कोण सी का भी नाम लिख सकते हो आप। कोण सी का नाम? ACB। वेरी गुड, कोण ACB। और दूसरा नाम लिखना चाहे तो कोण BCA। मतलब सही तो ये भी होता है लेकिन ज्यादा चलन में क्या है? ये। सही तो ये भी है लेकिन ज्यादा चलन में क्या है? ये। क्यों है ऐसा? क्योंकि हम इनको सिस्टमेटिक ढंग से जिस क्रम में ये आती है उसी क्रम में बोल रहे हैं, तो हमें सुनने में भी अच्छा लगता है और ज्यादातर हम इन्हीं का यूज करते हैं। लेकिन कभी अगर हम इनको इस प्रकार से भी बोल दें तो हमारा बोलना गलत नहीं है। आपको ऐसा बोलने की अनुमति है। क्लियर? चलिए अब चलते हैं आगे। तो आपने यहां देखा कि त्रिभुज में कौन कौन से अवयव होते हैं। त्रिभुज के सभी अवयवों की जानकारी आपने ले ली। त्रिभुज में तीन तो शीर्ष हैं, तीन शीर्ष हैं A, B और C। तीन भुजाएं हैं AB, BC और AC बोल दो चाहे CA बोल दो, ठीक है। तीन भुजाओं के अलावा तीन कोण हैं, एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा, एक कोण ये रहा। इस कोण का नाम हम कोण AB बोल देते हैं, कोण BAC भी बोल देते हैं, ठीक है ना। कोण CAB भी बोल सकते हैं। इस कोण का नाम कोण BB बोल देते हैं, कोण ABC भी बोल देंगे और कोण CDA भी बोल सकते हैं। क्लियर है? इस कोण का नाम हम CB बोल देते हैं, कोण ACB और कोण BCA भी इसको बोल सकते हैं। ये आपका त्रिभुज का एक छोटा सा परिचय था कि त्रिभुज क्या है। जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है त्रिभुज। अब त्रिभुज क्या है ये जानकारी आपको मिल गई, तो ये जानकारी तो थी आपकी पूर्व जानकारी, मतलब आपको पहले से पता होना चाहिए था। हमने रिकॉल कर लिया, एक बार दोहरा लिया तो चीजें हमारे समझ में आ गई। लेकिन अब त्रिभुज में और भी नियम कायदे कानून सारे जो लगते हैं वो यहां हम पढ़ेंगे, ठीक है। आपने पिछली कक्षाओं में त्रिभुज के बारे में और भी जानकारी इकट्ठी की है, वो जानकारी यहां यूज आएगी। आपके 9th क्लास में इस चैप्टर में अगर त्रिभुज की बात की जा रही है तो त्रिभुज में विशेष रूप से जो बात की गई है वो किसकी बात की गई है? सर्वांग समता। सर्वांग क्षमता की बात की गई है। तो सर्वांग समता क्या होती है? तो सर्वांग समता की बात हम करेंगे। उस सर्वांग समता में आपके लिए सबसे ज्यादा जो चीज काम आएगी वो आएंगे कोणों की जानकारी। तो क्या कोणों की जानकारी आपको है? कोणों की जानकारी आपको है? इससे पहला चैप्टर था रेखाएं और कोण, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अगर जानकारी है तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि किसी को भी ये प्रॉब्लम ना हो कि मेरे वो चीज समझ में आई या वो नहीं आई। तो जरा ढंग से सुन लेना बेटा इस बात को कि क्या जानकारी है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको कोणों के बारे में पता होना चाहिए कि न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि एक बिंदु पर अगर हम देखें तो टोटल कोण जो बनते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 360 डिग्री। टोटल कोण कितने डिग्री के होते हैं? 360। यानी एक बिंदु पर एक रेखा है और अगर एक किरण अगर इस तरह से राउंड लगाए तो टोटल वापस इसी जगह पहुंचने में उसे कितने डिग्री का कोण का निर्माण करती है? वो 360 डिग्री के कोण का निर्माण करती है। और इसे हम चार भागों में बांट सकते हैं। इसे हम चार भागों में बांट सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। चार भागों में बांट दिया तो यहां यह है 0 डिग्री, यह है 0 डिग्री और ये दूसरी लाइन अगर यहां से घूमकर कोण का निर्माण करती है, एक दूसरी किरण है जो यहां से घूमकर एक कोण का निर्माण करेगी, तो मान लो यहां जो कोण बन रहा है वो हो गया, यहां फिर वो पहुंचेगी तो फिर यहां ये कोण बनेगा, ठीक है। यहां पहुंचेगी तो फिर ये वाला कोण बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस तरह से 360 के हमने चार बराबर टुकड़े कर दिए।
अगर 360 के 4 बराबर टुकड़े करते हो तो प्रत्येक टुकड़े की वैल्यू क्या होगी, यानी हर एक टुकड़े की वैल्यू क्या होगी 360 डिग्री में आप 4 का भाग दे दो, क्योंकि हमने 4 टुकड़े किए हैं। 4 का भाग दिया तो कितना आया 9 × 36 90 डिग्री। मतलब इस गैप की यहां से लेकर यहां तक जितने भी कोण बन रहे हैं टोटल उनका मान कितना है 90 डिग्री। यहां से लेकर यहां तक का जो कोण बना है वो 90 डिग्री का, तो ये वाला भी 90 ही होगा, वो भी 90 ही होगा, और ये भी 90 होगा, और ये भी 90। अब अगर मैं ये कहूं कि यहां से लेकर यहां तक जो ये कोण बना वो टोटल कितने का हुआ 180। ये 90 ये 90 कितना हो गया 180 डिग्री का। और यहां से अगर मैं शुरू करूं यहां तक आ जाऊं तो टोटल कोण कितने डिग्री का बन रहा है, ये 90 भी 180 में जुड़ जाएगा, यहां हो जाएगा 270 डिग्री। और वापस यहां लौटूंगा तो यहां पर कितने डिग्री का कोण हो जाएगा 360 डिग्री का कोण आपका पूरा बन जाएगा। तो यहां आपको ये चीज समझ में आती है कि यहां पर हमने जो 4 भाग किए हैं उसमें प्रत्येक भाग का मान कितना है 90 डिग्री है। तो एक चीज समझना आप, ये 90 डिग्री है, यहां तक जो कोण बन रहा है वो 180 डिग्री का होगा, और यहां जो कोण बन रहा है वो 270 डिग्री का होगा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए आप कि 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो भी कोण बने, यानी 0 से 90 के बीच में अगर कोई कोण बन रहा है, चाहे वो 60 डिग्री का हो, चाहे वो 30 डिग्री का हो, चाहे 45 डिग्री का हो, चाहे 60 डिग्री का हो, चाहे 89 डिग्री का हो, कोई सा भी मान, वो सारे के सारे कोण क्या कहलाएंगे न्यून कोण। ये सारे कोण न्यून कोण कहलाएंगे जो 0 से 90 के बीच में बनेंगे। जो 0 से 90 के बीच में बनते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं न्यून कोण। और इस 90 डिग्री वाले कोण को हम क्या कहते हैं समकोण। वेरी गुड। 90 डिग्री का कोण जो होता है उसे समकोण कहते हैं, यानी केवल एक 90 डिग्री का कोण ही, 90 से ना इधर और ना इधर, यानी ना तो वो 89 हो सकता है और ना 91 हो सकता है। ठीक है, फिक्स 90 डिग्री का जो कोण होगा वही आपका समकोण कहलाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अब इसी प्रकार से 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के सारे कोण, 90 से लेकर 180 डिग्री के बीच में जितने भी कोण बनेंगे, मान लीजिए बन गया 92 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 170 डिग्री, 179 डिग्री, ये सारे के सारे कोण क्या कहलाएंगे? इनको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, आपको याद है क्या बोलते हैं इनको? चाहे कोई सा भी कोण बोल दिया जाए जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, उसे क्या बोलेंगे हम? सबके समझ में आ रही है? हाँ सर। वेरी गुड। अब ये जो 180 डिग्री का कोण है इसका भी स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं हम सरल कोण। क्या बोलेंगे इसको? सरल कोण। और इसका एक नाम और भी है, इसे हम ऋजु कोण भी बोलते हैं, इसको हम ऋजु कोण भी बोल देते हैं। अच्छा, सरल कोण क्यों बोला आपने इसको? क्योंकि ये बहुत ही सरल है, एक सीधी सी लाइन है, इसके किसी बिंदु पर अगर हम ये कोण कैलकुलेट करें, इस कोण का मान ज्ञात करें, तो ये कोण कौन सा कोण होता है? 180 डिग्री का कोण होता है, क्योंकि बहुत ही सरलता से बनता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सरल कोण। और एक नाम इसका क्या है? ऋजु कोण भी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसी प्रकार से देखो 270 का कोई स्पेशल नाम नहीं है, क्योंकि ऐसे तो आपको बहुत सारे नाम हो जाएंगे, बच्चे परेशान हो जाएंगे कि कितने के नाम याद रखें। तो क्या किया कि यहां से बड़े जो भी कोण है, मतलब 180 से बड़ा और 360 डिग्री तक, 360 डिग्री तक जो भी कोण है वो सब, यानी कि 180 डिग्री से बड़े कोण को क्या बोलते हैं हम? बिल्कुल सही जवाब, वृहत कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं इनको। समझ में आ गई बात? इनको वृहत कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। जैसे कि कौन कौन से कोण हो गए? 181 डिग्री भी इसी में आ गया, 190 डिग्री भी इसी में आ जाएगा, 200 डिग्री का कोण भी इसी में आएगा, 290 डिग्री का कोण भी इसी में आएगा, 300 डिग्री का कोण भी इसी में आएगा, 350 डिग्री का कोण भी इसी में आएगा। समझ में आ रही है? कहां तक के कोण? 360 डिग्री तक के कोण इसी में आएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया? न्यून कोण क्या होता है? 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो भी कोण होंगे वो सारे कोण जो भी बनते हैं क्या नाम कहलाएगा उनका? न्यून कोण कहेंगे हम उनको। और 90 डिग्री के पर्टिकुलर एक 90 डिग्री के कोणों को हम क्या बोलते हैं? समकोण। और 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक के कोणों को क्या बोलते हैं? मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा कोई सा भी कोण हो, गिनती आपको आती है?
90 से आगे बढ़ रहे हो, उसके बाद में पूरी गिनती आ गई कहां तक, 180 तक। ये सारे कोण क्या कहलाएंगे भाई, ये सारे कोण द्विकोण कहलाएंगे। और 180 से जो बड़ा है उनको क्या बोलेंगे हम, बृहत कोण या फिर प्रतिवर्ती कोण। और पर्टिकुलर 180 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं हम, सरल कोण या फिर ऋजु कोण कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। चलिए इन कोणों के अलावा भी आपके पास और कोण है। इन कोणों के अलावा भी और कोण होते हैं जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। जैसे एक रेखा तो ये है और एक रेखा ये है, ये दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो भी कोण बनते हैं। ध्यान दीजिए, ये वो बिंदु है जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद का मतलब आप जानते हैं, काटना, जहां एक दूसरे को ये रेखाएं काट रही है। इस बिंदु पर ये काट रही है, अगर मैं इसका नाम ओ दे दूं तो ओ बिंदु पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। इस रेखा को एल कह दूं और इस रेखा को एम कह दूं, कह सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्वतंत्र है आप। तो इस शीर्ष के अभिमुख, शीर्ष के अभिमुख, देखो अभिमुख और सम्मुख दो चीजें होती है। जैसे कि मैं इस वक्त इस बोर्ड के सम्मुख हूं, ये बोर्ड मेरे सम्मुख है, तो सम्मुख का मतलब हम समझ सकते हैं कि ये मेरे दोनों हाथ एक दूसरे के सम्मुख है। अब मैं अभिमुख की बात करूं तो क्या होगा कि जस्ट उल्टे हो जाएंगे। ये कंडीशन जो हो गई वो हो गई अभिमुख। ये कंडीशन क्या हो गई, अभिमुख। आप में से अगर दो बच्चों को, मैंने बताया आपको पहले भी बताया कि अगर आप दोनों के मुंह एक दूसरे के तरफ हैं तो आप एक दूसरे के सम्मुख हैं, और आपके मुंह को बिल्कुल उल्टा कर दिया जाए, पीठ दोनों की एक तरफ आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, अभिमुख। और आप इस एक ही बिंदु पर हैं। तो इस प्रकार से इस बिंदु O पर ये जो दोनों कोण बन रहे हैं ये दोनों अभिमुख हैं एक दूसरे के। कोण 1 और कोण 2 दोनों ही एक दूसरे के अभिमुख हैं। वो किस जगह अभिमुख है, इस शीर्ष पर। इसलिए इन कोणों को हम क्या कहते हैं, इन कोणों को हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इनको हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख, यानी एक शीर्ष के अभिमुख बनने वाले कोण। इन दोनों कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। और जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वहां शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। और खास बात आपको यह याद रखनी है कि शीर्षाभिमुख कोण सदैव समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि कोण 1 बराबर होगा कोण 2। अब आप कहोगे कि यहां ये रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो कोण तो ये भी बन रहा है, ये दो कोण भी बन रहे हैं। इस कोण को अगर हम 3 नंबर और इसको 4 नंबर कहें तो ये दोनों कोण क्या शीर्षाभिमुख कोण नहीं होंगे? ये भी तो ठीक उसी प्रकार से इस शीर्ष के दोनों तरफ है, दोनों तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो ये भी अभिमुख कोण है और इस शीर्ष के अभिमुख है, इसलिए ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। अब आपको ये तो पता है ही कि शीर्षाभिमुख कोण सदैव समान होते हैं। इसका मतलब ये कोण 3 भी कोण 4 के बराबर होगा। बेटा हमें ये याद रखना होगा कि जब भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, जहां भी, चाहे कोई त्रिभुज हो, चाहे कोई चतुर्भुज हो या फिर कैसी भी आकृति हो, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो इस प्रकार ये बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण सदैव समान होते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, रख लेंगे? हाँ सर। तो न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, ऋजु कोण, बृहत कोण, प्रतिवर्ती कोण, ये आपको याद हो गए अच्छे से? हाँ सर। शीर्षाभिमुख कोण याद हो गया अच्छे से? हाँ सर। चलो एक बात और कर लेते हैं हम, पूरक कोण क्या होते हैं। एक तो पूरक कोण और एक संपूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण क्या होते हैं? क्या आप में से किसी को पता है पहले से? हाँ सर। बताइए बेटा। पूरक कोण तो होते हैं जो दो कोण समकोण के बराबर होते हैं। वेरी गुड। कोई से भी दो कोण, मान लीजिए यहां ये कोण बन रहे हैं, एक तो कोण ये है और एक कोण ये है। इस कोण को अगर मैं x कहूं और इस कोण को अगर मैं y कहूं तो इन दोनों कोणों का योग, कोई भी दो कोण x और y, दोनों कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो ये कोण कौन से, कोण x और कोण y एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि x का पूरक कोण y है और y का पूरक कोण x है। याद क्या रखना है कि यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो,
दो कोणों को जोड़ने पर उनका मान अगर 90 डिग्री मिलता है तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, बताइए 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 30 डिग्री का पूरक कोण। वेरी गुड। ये जवाब क्यों आया? क्योंकि हमने पता लगा लिया कि 30 में क्या जोड़े कि 90 बने, क्योंकि दोनों कोणों का योग क्या होता है? 90 डिग्री। पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो 30 में वो कौन सा कोण है जो जोड़ने पर हमें 90 प्राप्त होगा? आपने दिमाग लगा लिया कि 60 को जोड़ने पर 90 प्राप्त होगा, तो आपको आंसर मिल गया कि 30 का पूरक कोण क्या हो गया? 60। इसे एक तरह से अगर मैं कहूं कि 60 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 30 डिग्री। आपको पता है 30 में 60 जोड़ने पर 90 आया, तो 60 में 30 जोड़ने पर भी 90 ही आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 20 डिग्री का पूरक कोण क्या हो? वेरी गुड, 70 डिग्री, क्योंकि 20 में 70 जोड़ने पर 90 आता है। एक और तरीके से आप पता कर सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूं 35 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? मतलब 35 में क्या जोड़ूं कि 90 मिले? ये इसके अलावा आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि 90 में से 35 घटा लो, आप 90 में से 35 माइनस कर दो, आपको पता लग जाएगा कि मुझे 35 में क्या जोड़ना है उससे 90 मिले। तो 90 में से 35 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 55। यानी कि 35 का पूरक कोण 55 होता है। 35 डिग्री का पूरक कोण क्या हुआ? वेरी गुड। चलो, पूरक कोण आपके समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं समपूरक कोण की। समपूरक कोण क्या होते हैं? समपूरक कोण दो कोणों का योग, यदि दो कोण हैं x और y, और दोनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री है, तो ये दोनों कोण समपूरक कोण कहलाएंगे। किसके समपूरक? एक दूसरे के समपूरक। x का समपूरक कोण y। वेरी गुड। x का समपूरक कोण क्या होगा? y होगा। और y का समपूरक कोण x होगा। अगर मैं कहूं 120 डिग्री का समपूरक कोण बताइए, तो आपका क्या जवाब होगा? 120 डिग्री का संपूरक कोण होगा 60 डिग्री। शाबाश। 180 में से 120 को घटाया तो 60 आ गया। आप ऐसे भी बता सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी बता सकते हैं कि 120 डिग्री में मैं क्या जोड़ूं कि 180 आ जाए, तो आप समझते हैं कि 60 जोड़ने पर आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। तो पूरक और संपूरक कोण आपके समझ में आ गया? तो पूरक और संपूरक कोण क्या होते हैं? चलिए, इनके अलावा भी कोण हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी अगर आपको होगी, सभी प्रकार के कोणों की जानकारी होगी, तो ही आप ट्रायंगल्स में सर्वांग समता को अच्छे से समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो त्रिभुज में होता क्या क्या है? कोण और भुजाएं। तो कोण और भुजाओं की जानकारी तो हमें होनी ही चाहिए। तो चलिए, अब आप एक सरल रेखा है, इसे समझिए। एक सरल रेखा है और एक सरल रेखा पर एक ये कोई अन्य रेखा है जो इसके बिंदु P पर आके मिल रही है। अगर मैं इस रेखा को AB नाम दे देता हूं, और ये रेखा क्या हो गई? PR, जो इसको इस बिंदु P पर मिल रही है। तो यहां दो कोणों का निर्माण हो रहा है। आपको दिख रहा है दो कोण बन रहे हैं। एक तो कोण बन रहा है ये, और एक कोण बन रहा है ये। इस कोण का नाम आप मुझे बता सकते हैं? इस कोण का नाम क्या होगा? आप कहोगे PBR। कौन? सॉरी, BPR। BPR। और इस कोण का नाम क्या होगा? APR। शाबाश, वेरी गुड, आपको तो सब पता है। इस कोण का नाम होगा APR। ठीक है ना बेटा? ऐसे ही अगर याद रखोगे ना इन चीजों को, आप जो चीजें आपको पढ़ाई जाती है उसे आप साथ का साथ याद रख लो, घर जाके दोहरा लो, तो डेफिनेटली आप उन चीजों को कभी भूलोगे नहीं। साथ ही आपने घर जाके सवाल सॉल्व कर लिए, तो आप कभी भी इन चीजों को भूलोगे नहीं। भूलते कब है? जब हम इन्हें सॉल्व नहीं करते हैं। अब आप तो करोगे। ठीक है, इस कोण को BPR बोलेंगे और इस कोण को APR बोलेंगे। ये दो कोण मिलकर, आपको दिख रहा होगा एक सरल लाइन है, एक सरल रेखा है ना। सरल रेखा पर इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? यानी मैं अगर लिखूं तो APR प्लस कोण BPR, दोनों का योग कितना होगा? वेरी गुड, आपको पता है। तो इन कोणों का भी एक स्पेशल नाम होता है, क्या बोलते हैं इनको? रेखिक कोण युग्म। शाबाश, इनको बोलते हैं हम रेखिक कोण युग्म। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये आपको
किसी भी आकृति में नजर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप जरा देखिए, ये एक त्रिभुज बना हुआ दिख रहा है आपको। इस त्रिभुज में ये दो कोण नजर आए कि नहीं आए हैं? एक कोण तो आपका ये वाला बन रहा है और एक कोण, तो इन दोनों कोणों में कोई संबंध है? अरे आप कहोगे ना कि हाँ सर संबंध है, ये रेखी कोण युग्म है। ये देखिए, ये कोण 1 और ये कोण 2 है, तो आप कह सकते हो कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? कि सर रेखी कोण युग्म है, हमें दिख रहा है, हमें पता है। तो आपको ये बात याद रखनी होगी और आपके कैमरे में फिट रखनी होगी कि कहीं भी आपकी निगाहें पड़े और वहां आपको ऐसा कोण बनता हुआ दिखे तो आप तुरंत कह दोगे कि ये तो रेखी कोण युग्म है। इन दोनों कोणों में क्या संबंध है कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। बता सकते हो कि नहीं बता सकते? बता सकते हो ना। इस प्रकार से दो रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये दोनों कोणों में क्या संबंध है? अगर मैं इसे कहूं कोण 1 और इसे कहूं कोण 2, तो बताइए इन दोनों कोणों में क्या संबंध है? वेरी गुड, ये दोनों भी रेखी कोण युग्म है। इन दोनों कोणों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। समझ में आती है बात आपको? इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। अगर मैं कहूं इन दोनों में क्या रिलेशन है? कोण 1 और कोण 3 में क्या रिलेशन है? ये भी रेखी कोण युग्म है। सर पहले तो ये रेखा थी जिस पर ये दोनों कोण बन रहे थे, अब ये वाली रेखा है जिस पर ये 1 और ये 3, 1 और 3 दोनों कोण इस पर बन रहे हैं। तो 1 प्लस 3 बराबर भी क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि रेखी कोण युग्म हमेशा दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समझ में आ गई बात? ये किसी भी आकृति में मिल सकते हैं आपको। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ये एक चतुर्भुज है। क्या इस चतुर्भुज में रेखी कोण युग्म दिख रहा है आपको? नहीं। कोई भी नहीं रहा तो दिखेगा कहां से सर? अगर मैं इसके डायगोनल्स यानी कि विकर्ण खींच दूं तो कहीं इसमें रेखी कोण युग्म बन रहे हैं क्या? दिख रहा है सर? इस एक लाइन पर ये दो कोण बन रहे हैं, दोनों रेखी कोण युग्म होंगे। ये दोनों भी रेखी कोण युग्म होंगे। इस लाइन पर ये दोनों कोण भी रेखी कोण युग्म होंगे और ये वाले दोनों कोण भी रेखी कोण युग्म होंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? याद रहेगा? भूलोगे नहीं? चलो ठीक है, चलते हैं आगे फिर। अब रेखी कोण युग्म के बाद और कौन से कोण बचते हैं? वेरी गुड, संगत कोण। चलो इनकी बात करते हैं। देखिए क्या होता है कि दो रेखाएं हैं, कोई सी भी दो रेखाएं ले लेते हैं हम। एक रेखा तो रही ये, कहां है? ये रही, पहले बनी नहीं है। और दूसरी रेखा कहां है? ये दोनों रेखाएं हमने इस प्रकार से बनाई है, इसको L कह देते हैं, इसको M कह देते हैं। और ये दोनों रेखाएं इस प्रकार से खींची गई है कि L समांतर है M के। इस चिन्ह के बारे में आप जानते हैं? हाँ, समांतर रेखाएं क्या होती है जानते हैं? हाँ, समांतर रेखाएं ऐसी दो रेखाएं जो जिन्हें कितना भी आगे बढ़ाया जाए एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, वो रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती है। दूसरी चीज हम ऐसा भी कह सकते हैं, देखो इनका समांतर रेखाएं नाम क्यों पड़ा? इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी कहीं से भी नाप लो आप। इन दोनों रेखाओं के बीच का जो ये अंतर है, क्या कहेंगे इसको? अंतर। ये जो अंतर है वो सदैव क्या है? समांतर। तो इस चीज को कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे कि समान अंतर वाली रेखाएं, जिनके बीच का अंतर समान होता है तो उन रेखाओं का नाम क्या होगा? समांतर रेखाएं। इन रेखाओं का नाम क्या होगा? समांतर रेखाएं। तो हम दो तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं कि ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच का अंतर यानी जिनके बीच की दूरियां सदैव समान होती है वो समांतर रेखाएं कहलाती है। या हम इसकी डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं कि ऐसी दो रेखाएं जिन्हें कितना भी आगे बढ़ाया जाए वो आगे बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो ऐसी दो रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय बाय।